हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली की। इसके पहले जो वीडियोस मैंने दिए थे उसमें मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेशनलिज्म यूरोप में कैसे स्प्रेड हुआ वो, और साथ ही साथ मैंने एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848 के बारे में डिस्कस कर लिया। जिसने भी मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उसे आप देख लीजिएगा, फिर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसमें हम 4 टॉपिक की बात कर रहे हैं। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली मीन्स जर्मनी और इटली का फॉर्मेशन कैसे हुआ। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 1871 में जर्मनी का फॉर्मेशन हुआ और 1861 में इटली का फॉर्मेशन हुआ, बट उसमें मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया था कि डिटेल में कैसे क्या क्या इंसिडेंट्स हुए और फाइनली कैसे जर्मनी यूनाइट हुआ। तो आज हम इसी यूनिटी की बात करेंगे और यूनिफिकेशन की बात करेंगे, और साथ ही साथ हम ब्रिटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ दिमाग में कॉन्सेप्ट रखिएगा कि जो जर्मनी है, आज जिसको हम जर्मनी बोल रहे हैं, वो एक्चुअली जर्मनी नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे बहुत छोटी छोटी मोनार्क के अंदर छोटे छोटे एरियाज थे जो मोनार्क के अंदर डिफरेंट मोनार्क वहाँ पे रूल करते थे। ठीक है। वहाँ पे जो सबसे बड़ा पार्ट था जर्मनी का, दैट वाज प्रशिया। और प्रशिया को आपने बैटल ऑफ वाटरलू में पढ़ा है कि वो प्रशिया के जो मोनार्क थे वो बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट के अगेंस्ट फॉट किए थे। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जर्मनी छोटे छोटे ग्रुप्स में बटा हुआ है, छोटे छोटे मोनार्क के ग्रुप्स में बटा हुआ है, उसको यूनिफाई कैसे करना है। ठीक है ना। तो इस टाइम पे आपने पहले पढ़ा था कि जो लिबरल्स थे वो सारे यूरोप में ही यूनिटी और रिवॉल्यूशन इन सब की बात कर रहे थे, ऑटोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते थे और रिपब्लिक को प्रमोट करना चाहते थे। ठीक है। मीन्स एक तरह से आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी को स्प्रेड करना चाहते थे। बट उसी टाइम पे जो मोनार्क रूलर्स थे वो ऑटोक्रेसी को प्रमोट कर रहे थे और जो लिबरल इनिशिएटिव्स थे उनको स्टॉप करने की कोशिश कर रहे थे फोर्सफुली। ठीक है। तो जो जर्मनी था वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था। जो उसका सबसे बड़ा पार्ट था प्रशिया, उसके एक चीफ मिनिस्टर थे ओटो वन बिस्मार्क। इनका नाम आपको याद रखना है बिकॉज ही वॉज द फाउंडर ऑफ जर्मनी। ठीक है ना। प्रशिया से जर्मनी को कन्वर्ट करने में और प्रशिया के साथ साथ जो जर्मनी के छोटे छोटे पार्ट्स थे उसको यूनाइट करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था वो प्रशिया के चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क ने किया था। ठीक है। ओटो वन बिस्मार्क को आर्किटेक्ट बोलते हैं हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का। ठीक है ना। जर्मनी का जो आर्किटेक्ट है वो कौन है? ओटो वन बिस्मार्क। ठीक है। और उसकी ओटो वन बिस्मार्क की हेल्प किसने करी थी? तो जो प्रशिया की आर्मी थी, जो कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर थे ओटो वन बिस्मार्क, तो प्रशिया की आर्मी और वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी थी उन दोनों ने हेल्प करी थी ओटो वन बिस्मार्क के। ठीक है ना। लेकिन इस सिर्फ और सिर्फ यही एक पॉइंट नहीं था, इसके साथ ओटो वन बिस्मार्क ने जो वहाँ के डिफरेंट रूलर्स थे मोनार्क, उनके अगेंस्ट बहुत सारे बैटल्स लड़े थे, जिसको हम देखते हैं बैटल ऑफ 7 ईयर्स या फिर 7 ईयर वॉर। तो बिस्मार्क ने जर्मनी को फ्री कैसे कराया? तो उसने सबसे पहले एक 7 ईयर वॉर फॉट किया। 7 ईयर वॉर क्या था? इससे शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं आपसे। तो ओटो वन बिस्मार्क जो चीफ मिनिस्टर थे प्रशिया के, उन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के जो मोनार्क थे उनके साथ 7 ईयर्स तक वॉर लड़ा, और उस वॉर को ही हम बोलते हैं 7 ईयर वॉर। और फाइनली ओटो वन बिस्मार्क को इसमें विक्ट्री मिलती है और जर्मनी को एज अ स्टेट या फिर एज अ नेशन स्टेट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो 7 ईयर वॉर के बाद से। ये वॉर खत्म हुआ था 1871 में, और इसी टाइम पे विलियम वन को जो प्रशिया के किंग थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया गया। अब ये चीज़ याद रखिएगा, इसके पहले जो भी मोनार्क थे वो ऑटोक्रेट्स थे। ठीक है ना। वो खुद से किंग बनते थे या फिर उनके जो डायनेस्टी वाले पीपल थे वो किंग बनते थे। लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब वहाँ के पीपल के द्वारा डिसाइड करके किसी एक को किंग बनाया गया। ठीक है ना। और वो नॉमिनल हेड थे, जैसे हमारे यहाँ इस समय प्रेसिडेंट होते हैं, नॉमिनल हेड थे। जो प्रॉपर फंक्शनिंग करना था स्टेट का वो मेनली वहाँ के पीएम लोग करते हैं। जैसे आज भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ब्रिटेन में किंग होते हैं, लेकिन जो ब्रिटेन का रूल होता है वो मेनली कौन करता है? वो वहाँ के पीएम करते हैं। ठीक है ना। ब्रिटेन के जो रूल्स जितने भी बनाते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वहाँ के ब्यूरोक्रेसी और पीएम मिलके करते हैं। ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हो कि जर्मनी का फर्स्ट किंग किसे बनाया गया? विलियम वन को, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे। ठीक है। और इसके बाद आप देखोगे कि जब जर्मनी एक स्टेट की तरह फॉर्म होता है तो जर्मनी का जो फोकस होता है वो किस चीज़ पे होता है?
तो आफ्टर बीइंग फ्री जर्मनी फोकस्ड ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग सिस्टम, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम। करेंसी को मॉडर्नाइज करना, इम्प्रूव करना, बैंकिंग सिस्टम को, लीगल सिस्टम को और जुडिशियल सिस्टम को इम्प्रूव करने का फोकस था जर्मनी का आफ्टर देयर फ्रीडम, या फिर कह सकते हो आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। इटली का यूनिफिकेशन हुआ था 1861 में, और इस यूनिफिकेशन में आपको 3 लोगों के नाम याद रखने हैं मेनली। ठीक है, जुसेपे मजीनी, ठीक है, जुसेपे गैरिबाल्डी और एक कैवर है, उन तीनों का नाम आपको याद रखना है। तीनों ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ये हम आपको बताते हैं। देखो, इटली भी सेम एज जैसे जर्मनी छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थी, इटली भी 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है ना, और सबके अलग अलग रूलर थे, कहीं पे फ्रेंच रूल कर रहे थे तो कहीं पे पॉलिश रूल कर रहे थे। ठीक है, तो जो पीपल ऑफ इटली थे उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक यूनाइट होकर रहना है, जो वहाँ के मेनली एक टाइप के कल्चरल, आप कह सकते हो कि एक टाइप के कल्चरल इंपॉर्टेंस के जो लोग थे वो एक साथ यूनिफिकेशन के लिए स्टार्ट किए काम करना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आप पढ़ोगे जुसेपे मजीनी का, जिसको मैंने आपको द एज ऑफ रिवॉल्यूशनरीज जो प्रीवियस वीडियो था उसमें भी आपको बताया था मैंने। ये एक लिबरल रिवॉल्यूशनरी थे जिन्होंने बहुत सारी सेक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की थी। ठीक है, और वो हमेशा हर जगह पे मोनार्क के रूल को अपोज करते थे। ठीक है, इन्होंने 2 सेक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, यंग यूरोप एंड यंग इटली, 1831 में बनाई थी सेक्रेट सोसाइटीज। तो जुसेपे मजीनी और जुसेपे गैरिबाल्डी और डी कैवर, इन सब पे शॉर्ट नोट लिखने को आते हैं, तो आप बता सकते हो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में रोल प्ले किया था, क्या क्या काम किया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जुसेपे गैरिबाल्डी थे वो एक्चुअली 1860 में जो रिवॉल्ट होता है उसको ज्वाइन करते हैं या फिर यूनिफिकेशन को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये एक लीडर होते हैं, आर्म्ड वॉलंटियर होते हैं। आर्म्ड वॉलंटियर मतलब ये आर्मी को वहाँ पे कंट्रोल करने का काम करते हैं या फिर आर्म को एडवाइस करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं बिस्मार्क ऑफ इटली। क्योंकि जर्मनी में जो ओटोवन बिस्मार्क थे उन्होंने आर्मी के थ्रू जर्मनी को फ्री कराया था, और यहाँ पे आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने का काम जुसेपे गैरिबाल्डी ने किया था, इसलिए इनको हम बोलते हैं बिस्मार्क ऑफ इटली, इनको टाइटल दिया गया। और इन्होंने वहाँ पे जो स्पेनिश रूलर थे उनको हराया था और वहाँ पे एज अ इटली को यूनाइट करने में हेल्प करी थी। जो तीसरा नेम है दैट इज काउंट कैमिलो डी कैवर। ठीक है, वैसे आप डी कैवर याद रख सकते हो, डी कैवर का था। इन्होंने, ये ना तो कोई रिवॉल्यूशनरी थे और ना ही कोई डेमोक्रेट थे। ठीक है, ये मेनली अपने डिप्लोमेटिक वे के थ्रू, मतलब लोगों से कम्युनिकेट करके, कम्युनिकेशंस के थ्रू इन्होंने इटली को फ्री कराने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है ना, और ये बाद में डी कैवर जो है वो पीएम बनते हैं। ठीक है, जब इटली फ्री हो जाता है तो फिर इटली जब फ्री होता है तो किंग कौन बनता है, यहाँ पे भी ये याद रखना है, जो किंग होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। ठीक है ना, और जो सारा काम करेगा वो वहाँ के पीएम या फिर वहाँ के जो भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो करेंगे। ठीक है, तो इटली में जर्मनी में जो किंग बने थे दैट वाज विलियम I, और जो इटली में किंग बनते हैं हिज नेम इज विक्टर इमैनुअल II। ठीक है ना, वो इटली के किंग बनते हैं, कब बनते हैं 1861 में, जब इटली फ्री होता है। ठीक है, और उस टाइम पे इटली में बहुत सारी इलिटरेसी थी, इटली के आसपास के एरियाज में। इटली का जो पूरा यूनिफिकेशन हुआ था उसमें मेनली वहाँ के पीजेंट्स लोग थे। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा इलिटरेट थे, तो इटली का मेन फोकस जो होता है वो अपनी लिटरेसी को और अपने एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने पे होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे ब्रिटेन के केस, ब्रिटेन में कैसे फ्रीडम आया था। ब्रिटेन के केस में हमने लिख रखा है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इसका रीज़न ये है कि ब्रिटेन में कोई रिवॉल्यूशनरी काम नहीं हुआ। ठीक है, ब्रिटेन में कोई सडन ऐसा नहीं हुआ कि रिवॉल्यूशन हो गया, वहाँ पे मिडिल क्लास डेवलप हुआ और उसने नेशनलिज्म की बात की, ऐसा कुछ नहीं हुआ था ब्रिटेन एरिया में। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज़ याद रखना है कि पूरे यूरोप में, अगर ये यूरोप है तो ब्रिटेन थोड़ा अलग सा ही पार्ट बनता है, एक एज अ आइलैंड के फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये मेन यूरोप से बिल्कुल अलग था। ठीक है, ये भी एक रीज़न था कि वहाँ पे नेशनलिज्म और लिबरलिज्म का स्प्रेड नहीं हो पाया था। ठीक है ना, तो ब्रिटेन में एक्चुअली क्या हुआ था कि वहाँ की जो पूरी ब्रिटेन एरिया था, अगर ये पूरा एरिया ब्रिटेन का है, ये आइलैंड, तो इसमें किस टाइप के लोग रहते थे, इंग्लिश बोलने वाले, स्कॉटिश पीपल और आयरिश पीपल, 3 टाइप की कम्युनिटी वहाँ पे वेल डेवलप्ड थी। ठीक है, और इनका जो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू बोल लो, इनका आर्ट था, सबका बिल्कुल डिफरेंट था। इंग्लिश का अलग, स्कॉटिश का अलग, आयरिश का अलग। ठीक है,
और इस टाइम पे, उसी टाइम पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहाँ पे हो चुका था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने की वजह से वहाँ के लोग इकोनॉमिकली डेवलप हुए, और जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था वो मेनली इंग्लैंड वाले एरिया में हुआ था। ठीक है, तो इंग्लिश वाले जो लोग थे वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए या फिर डोमिनेंट हो गए स्कॉटिश और आयरिश कम्युनिटी पे। ठीक है, तो उसी टाइम के आसपास एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ, जिसके थ्रू ये किसके किसके बीच में साइन हुआ? ये 1707 में साइन हुआ, और ये साइन हुआ बिटवीन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। स्कॉटलैंड जो स्कॉटिश पीपल वाले की मेजॉरिटी वाली एरिया था, उसको हम स्कॉटलैंड बोलते हैं। अभी भी जो हम ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं उसमें 3 कंट्रीज हैं। ठीक है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। ठीक है, तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ, जिसको हम बोलते हैं जो हुआ था 1707 में। और इसके थ्रू अब इंग्लिश और स्कॉटिश ये दोनों कम्युनिटी एक साथ ज्वाइन करके उसको एज अ वन स्टेट आइडेंटिफाई किया गया। उसका नाम रखा गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, जब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो इसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों मर्ज होते हैं, एक साथ बात करते हैं। बट इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस समय जो स्कॉटिश या फिर जो स्कॉटलैंड के पीपल थे वो अपनी मर्जी से मिक्स्ड नहीं हुए थे इंग्लैंड के साथ, या फिर अपनी मर्जी से ज्वाइन नहीं हुए थे। इनको जबरदस्ती कह सकते हो आप, फोर्सफुली कह सकते हो। इनको इनके ऊपर इम्पोज किया गया था अपना इन्फ्लुएंस। ठीक है, और ये भी है कि जो स्कॉटिश पीपल का जो कल्चर था उसको सप्रेस करने की कोशिश की गई। हर जगह पे उनका जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, जो उनका डिफरेंट कल्चर था, उसको सप्रेस किया गया आफ्टर द एक्ट ऑफ यूनियन, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ओके, इसके बाद बात करेंगे आयरलैंड। आयरलैंड भी तो एक एरिया था पूरा। तो जो आयरलैंड था उसको भी फोर्सफुली 1801 में, 1707 में स्कॉटलैंड को ज्वाइन कराया गया था फोर्सफुली, और 1801 में आयरलैंड को भी फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट कर दिया गया यूके में। और अब इसका नाम जो था यूके ना होकर के ग्रेट ब्रिटेन बन गया। ठीक है, तो जब यूके बात करेंगे तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड याद रखना है। सिर्फ इंग्लैंड बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड है। लेकिन जब हम ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं तो उसमें 3 कंट्रीज आती है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और ये तीनों मिलके ग्रेट ब्रिटेन बन गया। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यही है कि यहाँ पे भी ब्रिटिश आप बोल सकते हो, इंग्लैंड के जो पीपल थे उन्होंने फोर्सफुली आयरलैंड को कैप्चर किया था। ठीक है, और उन्होंने अपना जो भी नेशनल आइडियाज़ थे, जो इंग्लिश था, जो अपना कल्चर था, इंग्लैंड वालों ने वहाँ पे भी फोर्सफुली आयरलैंड के ऊपर थोप दी, आप कह सकते हो। और आयरलैंड और स्कॉटलैंड दोनों की जो आइडेंटिटी थी वो मर्ज हो गई थी ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और ब्रिटेन का। ठीक है ना, ब्रिटेन में कैसे यूनिफिकेशन आया, ब्रिटेन के जो 3 टाइप के कल्चर थे वो कैसे एक दूसरे के साथ मिक्स्ड हुए, और ये कैसे हुआ? ये जबरदस्ती फोर्सफुली हुआ था। ठीक है, और ऐसे ही साथ ही साथ आपने इटली और जर्मनी के बारे में भी पढ़ लिया। इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो विजुअलाइजिंग द नेशनलिज्म होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।